हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश और आप देख रहे हैं यूपीपीसीएस हिंदी मीडियम पर करंट अफेयर्स। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं आज। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया मेरे से एक दिन का, क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था। तो ये आज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 3 दिन का ये करंट अफेयर है। और सबसे पहले मैं इस समय जबकि ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे न्यूज़ मिली है कि विगत अभी 1 घंटे पहले जाने माने क्रिकेटर मिस्टर शैन वॉर्न, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो स्पिनर थे, खेलते थे। हाँ, पर मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने उनको देखा होगा कि नहीं, लेकिन हम लोगों ने उनको खेलते हुए सचिन के साथ काफ़ी देखा। तो मैं और अपनी तरफ से वेरी डीप कॉन्डोलेंस टू सर मिस्टर शैन वॉर्न। सुनने में आया है कि हार्ट अटैक हुआ है उनको। तो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट, कितनी अच्छी प्रतिभा इतनी जल्दी हमारे बीच से चली गई। तो सर को फिर से डीप कॉन्डोलेंस। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स हो। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह, जैसा कि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है आपका 8 मार्च को। ठीक है, इसी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो जो 8 मार्च से, जो 1 मार्च से 8 मार्च तक का वीक है ना, इसको क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के रूप में मना रहा है। कौन मना रहा है? हमारा केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय। केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के भाग के रूप में 1 मार्च से 8 मार्च के बीच में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। तो वो आपसे पूछ लेगा, क्या चीज पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह कब से कब तक मनाया गया। तो 1 मार्च टू 8 मार्च। कौन मना रहा है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मंत्री कौन है? श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। तो ये मंत्रालय बना रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है। कब से मनाया जा रहा है? 8 मार्च 1977 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी स्वीकृति दे दी थी, तभी से ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, महिलाओं के अधिकारों तथा विश्व शांति के बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह कब से कब तक। तो 1 मार्च से 8 मार्च। और इसकी मंत्री हैं ये। कौन सा मंत्रालय मना रहा है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्त्री मनोरक्षा परियोजना। देखिए, मनोरक्षा से आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह, देखिए अभी हम लोगों ने देखा इससे पहले की स्लाइड में कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है 1 मार्च से लेकर 8 मार्च के बीच में। मनाने के क्रम में संपूर्ण भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, है ना, मेंटल हेल्थ में सुधार के लिए केंद्रीय महिला एवं, क्योंकि वो नोडल मंत्रालय है ये मनाने के लिए, तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के सौजन्य से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। ये क्या है? देखो, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री लॉन्चेज स्त्री प्रोजेक्ट एमिंग टू इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ ऑफ वुमेन। और ये है निमहंस इसको बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल साइंस। और ये आपका कहाँ है? बेंगलुरु। और ये है स्त्री मनोरक्षा, निमहंस स्त्री मनोरक्षा। ये क्या कहता है? इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एंड सुपरविजन इन साइको सोशल एंड मेंटल हेल्थ केयर ऑफ वन स्टॉप सेंटर ओएससी स्टाफ टू सपोर्ट वुमेन फेसिंग वायलेंस। तो इसमें क्या है कि वन स्टॉप सेंटर पहले से ही वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे महिलाओं की हेल्प की जाती है। महिलाओं की हेल्प में क्या की जाती है कि वहाँ पे चिकित्सा, कानून एवं आपराधिक मामले जितने भी हैं, साथ ही घरेलू हिंसा के जितने भी मामले हैं, उनको वहाँ पे
सलाह दी जाती है, उनकी हेल्प की जाती है। तो वन स्टॉप सेंटर की तरह ही ये कार्य करेगा, जिसमें महिलाओं की रक्षा होगी जो घर से, कम्युनिटी से, वर्किंग प्लेस में हिंसा का शिकार हुई हैं। ऐसी महिलाएं जो यौन, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक तथा आर्थिक शोषण का शिकार रही हैं, उनकी मदद की जाएगी। तो बेसिकली क्या है कि स्त्री मनोरक्षा में मेंटल हेल्थ इज मच मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि आदमी को जब इस तरीके की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है तो कहीं ना कहीं से वो मानसिक स्तर से बिखर जाता है। तो मानसिक स्तर को, मानसिक स्वास्थ्य को उसका मजबूत बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किसके सौजन्य से, निमहंस, ये एक इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है मेंटल हेल्थ का और न्यूरोलॉजिकल साइंसेस का। कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। इसके द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंस बेंगलुरु के साथ समन्वय करके। तो ये आपने देख लिया, एक ही टॉपिक से ऑलमोस्ट दो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आ गए। किससे? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है बताइए? 1 मार्च से लेके 8 मार्च के बीच में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ याद करना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देख लेते हैं। सप्ताह की बात चल रही है तो एक और इसमें इंपॉर्टेंट है मार्च में, जन औषधि दिवस। जन औषधि दिवस सप्ताह, ये भी सप्ताह है। तो 7 मार्च को, 7 मार्च 2022 को चौथा जन औषधि दिवस मनाया जाएगा। अतः आम जनमानस में सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्वक दवाइयों की उपलब्धता के प्रति जागरूकता के लिए जन औषधि दिवस सप्ताह का आयोजन 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में किया जाएगा। तो 7 मार्च को क्या है? जन औषधि दिवस। और इससे पहले जो 1 मार्च से लेकर जो 7 मार्च तक का सप्ताह है वो क्या मनाया जाएगा? जन औषधि दिवस सप्ताह। इस बार की थीम क्या रखी गई है? जन औषधि जन उपयोगी। जन औषधि जन उपयोगी। ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत तो वैसे बेसिकली 2008 में हो गई थी, और इसका जो नोडल मंत्रालय है वो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय है। भाई जहां भी औषधि की बात आएगी, औषधि क्या हो गया? ड्रग। ड्रग की बात आएगी तो अपने आप दिमाग में आ जाना चाहिए कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ये इसकी नोडल एजेंसी है। अब इसमें एक स्टैटिक्स थोड़ा सा देख सकते हैं। जनवरी 2022 तक पूरे भारत में इतने जन औषधि केंद्र स्थापना हो चुकी थी। 2025 तक 10,500 करने का लक्ष्य है। ये थोड़ा देख लीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य ये होता है कि लो लो कॉस्ट पर गुणवत्तापूर्वक जेनरिक दवाओं की उपलब्धता कराना। होता क्या है कि कुछ दो तरह की मेडिसिन आपके यहाँ आती है, एक होती है पेटेंट और कुछ होती हैं जेनरिक। जेनरिक मेडिसिन वो होती हैं कि जिनका पेटेंट अब नहीं रहता है। आई थिंक इट इज 15 ईयर्स आफ्टर, अगर किसी ने पेटेंट कराया और 15 वर्ष के बाद उसमें सेम ड्रग एंड कॉम्बिनेशन में कोई भी मेडिसिन बना सकता है, तो उसको हम बोलते हैं जेनेरिक। जेनेरिक क्या हो जाती है कि कोई भी उसमें मेडिसिन बना सकता है। अब उसमें क्या होगा कि इसमें जो एमआरपी रहती है वो, उस पर कोई बहुत बड़ा नियंत्रण नहीं है गवर्नमेंट का। दवा कंपनियां अपने अकॉर्डिंग एमआरपी पे एमआरपी लिख देती है। सपोज करिए कोई मल्टीविटामिन कैप्सूल है, उसका एक स्ट्रिप है, आप मार्केट में जाएंगे तो 120 रुपीज से लेके 250 350 तक भी मिलता है, और वहीं आप एक जन औषधि केंद्र पे जाएंगे तो यही आपको जो है 20 रुपीज में भी मिल जाएगा। चीजें सेम है, साल्ट सेम पड़ा हुआ है, बस ये है कि वो डॉक्टर्स लिखता है बाई नेम और ये आपको अपने आप लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जन औषधि दिवस सप्ताह को आपको याद रखना है, 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में। थीम क्या है? जन औषधि जन उपयोगी। नोडल एजेंसी क्या है इसकी? नोडल मंत्रालय क्या है? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। तो नेक्स्ट हम लोग इसके बाद देख लेते हैं, ये देखिए रेन बम, बारिश का बम है। तो अभी क्या हुआ, आपने न्यूज में सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भयंकर बाढ़ आई, और जिसका कारण जो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में जो बाढ़ आई है उसका कारण जो बताया जा रहा है उसको रेन बम
या फिर उसको कहते हैं वेट माइक्रोबर्स्ट। या तो क्या होता है वो रेन बम होता है या फिर वेट माइक्रोबर्स्ट कहा जाता है उसको। देखिए माइक्रोबर्स्ट क्या होता है। माइक्रोबर्स्ट बादलों से नीचे की तरफ जाती हवाओं को कहते हैं। देखिए ये बादल है, ठीक है, यहाँ से हवाएं नीचे आ रही है ऐसे। ये ये तो ये क्या है, ये माइक्रोबर्स्ट है। ये नीचे हवाएं आ रही है जो 20 से 25 मिनट के लिए रुकती हैं और लगभग 1 से 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती हैं। इसमें थंडर स्ट्रोम एवं भारी बारिश होती है ना। तो ये पैटर्न ऑफ इंटेंस विंड्स है, पैटर्न ऑफ इंटेंस विंड्स दैट डिसेंड फ्रॉम द रेन क्लाउड्स। ये रेन क्लाउड्स बना हुआ ये क्या है, ये रेन क्लाउड है। और यहाँ से नीचे हवा आती है तो ये ग्राउंड को हिट करती है और इधर उधर चली जाती है। ये ग्राउंड को हवा हिट कर रही है और ये इधर उधर जाती हैं और ये अपने साथ क्या लाती हैं, बहुत तगड़ी बारिश और बिजली का कड़कना। तो साथ ही माइक्रोबर्स्ट, हाँ, जब हवाई जहाज में लैंडिंग और टेक ऑफ होता है उस समय ये पायलट को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि अचानक से नॉर्मली वो नहीं होती है, लेकिन 1 से 2 किलोमीटर के क्षेत्र में जब अचानक से ये तेज हवाएं मिल जाएंगी तो कोई भी जो है पायलट का लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये रेन बम का अभी कहाँ से आया है, ब्रिस्बेन। ये ब्रिस्बेन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए मैं एक फोटोग्राफ, आप देखिए ब्रिस्बेन टाइम्स न्यूज़पेपर है वहाँ का, उसने दिया है किस तरीके से कितनी भयंकर बाढ़ वहाँ पे आ गई है ना। तो ये आपको रेन बम याद करके रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाँ देखिए अभी फिलहाल क्या है कि जैसे जैसे रूस यूक्रेन वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस समय, हम लोग जान रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो उस समय एक संस्था है यूरोपियन यूनियन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनी है। तो देखिए यूरोपियन यूनियन का ये फ्लैग है, इसको बोलते हैं सर्किल ऑफ स्टार्स, है ना। ये स्टार्स हैं, उनका एक सर्किल बना हुआ है। तो यूरोपियन यूनियन क्या है उसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। यूरोपियन यूनियन एक राजनीतिक, पॉलिटिकल एवं इकोनॉमिकल मुद्दों पर बना हुआ एक संगठन है। क्या है इसमें, एक तो पॉलिटिकल है ये और इकोनॉमिकल, है ना। जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई और वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं, 27 सदस्य हैं। और वो सारे सारे कौन सदस्य यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ था, कुछ समय पहले, 2 साल पहले ब्रेग्जिट नाम से एक आंदोलन चला और ब्रेग्जिट के द्वारा यूनाइटेड किंगडम, जो आपका ग्रेट ब्रिटेन वाला एरिया है, वो 31 जनवरी 2020 को यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, है ना। तो इसके लिए वहां पे ब्रेग्जिट लॉ भी बना था। तो वो 31 जनवरी 2020 को वो डेट थी और ये लोग इससे अलग हो गए। तो अभी पहले के इससे थे कितने मेंबर, 28 मेंबर। अभी क्या हुआ, यूके अलग हुआ तो अभी कितने मेंबर हैं इसमें, 27 मेंबर। तो ये यूरोपियन यूनियन का है और ये इसका आपका ये क्या है, ये आपका यूके है। ये डिफरेंट कलर में है तो ये आउटसाइड है। तो ये यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज वाला मैप है। तो वर्तमान में यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष कौन है, ये चार्ल्स मिशेल है, ठीक है। इसको याद रख, चर्चा में क्यों है। हाल ही में यूक्रेन ने विशेष प्रक्रिया के तहत यूरोपियन यूनियन में शामिल होने का प्रस्ताव रखा है। जैसे जैसे रूस और यूक्रेन का संकट चल रहा है तो अपने दबाव, अपने क्षेत्र पे रूस का दबाव कम हो, इसके लिए वो क्या हो रहा है कि यूरोपियन यूनियन की तरफ, जिससे कि यूरोपियन कंट्रीज उसकी हेल्प करें। तो यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए उसने एक विशेष प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव रखा है। यूक्रेन को देखते हुए जो सोवियत संघ का पहले एक और देश था मालदोवा, जो कहाँ है, वो यूक्रेन के साउथ वेस्ट में है। देखिए ये यूक्रेन है आपका और यहाँ पे ये जो छोटा सा ये यहाँ ये कंट्री है, ये साउथ वेस्ट में यूक्रेन, ये यूक्रेन है, ये रसा है, ये यूक्रेन, और ये यहाँ क्या है, मोल्दोवा। इसके राष्ट्रपति ने भी क्या किया है, यहाँ के राष्ट्रपति ने भी अपने आप को यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए आधिकारिक आग्रह किया है। आधिकारिक आग्रह का मतलब क्या है कि वहाँ की संसद ने प्रपोजल भेजा है यूरोपियन यूनियन को। तो कौन से देश ने, एक तो यूरोप ने बात कही है और एक मालदोवा ने बात कही। तो यूरोपियन यूनियन को इसमें देख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें सदस्य कितने हैं, तो 27 सदस्य।
ब्रिटेन कब अलग हुआ ब्रेग्जिट के द्वारा? तो 31 जनवरी 2020 को। अध्यक्ष कौन है? चार्ल्स मिशेल। और यूक्रेन और मालदोवा, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसमें, है ना। उसके बाद इसी की तरह एक अलग है एक संगठन जो इस समय चर्चा में है, और वो है नाटो। नाटो क्या है? देखिए, जब तृतीय विश्व युद्ध हुआ, तृतीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में एक जरूरी हो गया कि शांति बहाल हो, और इसी शांति बहाल के चक्कर में ये देखिए, आप एस शेप का यहाँ पे ग्लोब में देखिए, एस शेप का ये देख रहे होंगे अटलांटिक सी। और इस अटलांटिक सी में ये जो है ये नॉर्थ अटलांटिक सी है ना, नॉर्थ अटलांटिक सी। तो यहाँ जितने भी नॉर्थ अटलांटिक सी थे, ये चाहते थे कि हमारे एरिया में हम लोग व्यापार सही से करें, इकोनॉमी सही से चले, स्थिरता बनी रहे। तो उन्होंने क्या किया, एक ट्रीटी की। ये ट्रीटी कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को। क्या थी? द नॉर्थ अटलांटिक यहीं से आया। ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि और क्या कहा जाता है? नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, इसलिए किसका नाम क्या रखा गया? द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। और ये 4 अप्रैल 1949 को एक ट्रीटी हुई नॉर्थ अलायंस की, उसके द्वारा इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। तो इसमें इस समय ये एक अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। मतलब मिलिट्री अलायंस का मतलब क्या है कि इसमें इसकी अपनी एक सेना है, सारे देश मिलकर के इन्होंने एक नाटो सेना का को बनाया हुआ है। तो इसमें कितने 10 सदस्य हैं? 30 सदस्य हैं, ठीक है। अभी सबसे लास्ट में सदस्य इसका शामिल हुआ है नॉर्थ मैसिडोनिया, यूरोपियन कंट्री है। ये 2020 में शामिल होने वाला अंतिम सदस्य है अभी तक का। मेन अभी चर्चा में ये क्यों हुआ कि रूस और यूक्रेन के मध्य के विवाद का एक मुख्य कारण क्या है कि यूक्रेन जो है ना, वो नाटो में शामिल होना चाहता था। लेकिन चूंकि रूस और अमेरिका शुरुआत से ही काउंटर रहे हैं, तो अब यूक्रेन की बाउंड्रीज हैं काफी कहाँ मिलती हैं? रूस के साथ। और रूस नहीं चाहेगा कि उसकी बाउंड्री के पास कोई भी इस तरीके से नाटो मेंबर रहे, क्योंकि हमेशा क्या होगा वहां पे? यूएसए का और नाटो सेनाओं का हस्तक्षेप रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा है उसका विवाद, कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करना चाहता है। तो इसमें क्यों ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है नाटो? इसका एक आर्टिकल है, इसकी इस ट्रीटी का आर्टिकल 5 है, उसमें कहा गया है कि नाटो देशों पर अगर किसी सदस्य पर हमला, नाटो सदस्य पर हमला होता है, तो ये माना जाएगा कि वो प्रत्येक सदस्य पर हमला है, और सभी देश मिलकर उसका प्रतिकार करेंगे। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। नाटो में जो 30 कंट्रीज हैं, वो हैं यूरोप के प्लस 2 नॉर्थ अमेरिका। इसमें टर्की भी इसी में है ना, टर्की मेंबर है इसका। और इसके कौन से? यूएसए प्लस कनाडा, है ना। तो ये कुल कितने हैं? 30 देश हैं। एक नाटो ने अपना एक्सटेंड किया फैमिली को, और उसमें एक ग्लोबल पार्टनर के रूप में एशिया पैसिफिक, ये कहाँ? ये चाइना को काउंटर करने के लिए एशिया पैसिफिक के 5 देश शामिल किए। इसमें कौन कौन से हैं? जापान है, साउथ कोरिया है, और उधर आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड सिंगापुर। कौन सा हो गया? जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, और सिंगापुर हो गया। तो ये नाटो का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, जिसको उन्होंने क्या कहा है? नाटो ग्लोबल पार्टनर। तो ये आप देख लीजिएगा, ये नॉर्थ अटलांटिक सी ओशन, और ये नाटो का यह है सिंबल। तो ये हुआ आपका नाटो। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट यूलिप। यूलिप क्या है? यूलिप इज यू, ये है यूनिफाइड। यू से क्या है? यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। लॉजिस्टिक्स यूनिफाइड मतलब इंटीग्रेटेड, एकीकृत, यूनिफाइड। लॉजिस्टिक्स से आप समझते हैं, लॉजिस्टिक क्या है? जो भी हमारी जितनी भी आपूर्ति श्रृंखला में सामान की आवाजाही है ना, वो सब क्या है? वो लॉजिस्टिक के अंतर्गत आती है।
और इंटरफेस प्लेटफॉर्म यानी कि एक एकीकृत जगह पे जितना भी हमारी सामान की आवाजाही होती है, चाहे वो रेलवे से है, चाहे वो शिपिंग है, चाहे वो बंदरगाहों के थ्रू है बस, और चाहे आपका रोड के थ्रू है ना। तो ये सब की सब क्या है, एक जगह किया गया है और उसको नाम दिया गया है यूलिप। तो इसको आप लॉजिस्टिक वाला ये इसमें वर्ड याद रखिएगा, यूनिफाइड याद रखना है, तो इसकी फुल फॉर्म पूछने के लिए एग्जाम में आ सकता है। तो ये क्या है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के अनुसार इस समय लॉजिस्टिक लागत सकल घरेलू उत्पाद की 13 से 14% है ना। लॉजिस्टिक तात्पर्य सामान का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में लगने वाले सारे सिस्टम से है। अमिताभ कांत के अनुसार यूलिप का लाभ उठाकर लॉजिस्टिक लागत को काफी कम किया जा सकता है। और यूलिप क्या है, ये एक पारदर्शी सिंगल विंडो यानी कि सारी चीजें एक जगह उपलब्ध हो जाएंगी, प्लेटफॉर्म है जो भारत में लॉजिस्टिक्स की कीमत को कम करने के लिए मई 2020 में कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी संचालन समाधान करने के लिए, यानी कि जो कोविड-19 के बाद टेक्नोलॉजी ड्रिवन जितनी भी हमारी चीजें थी उसमें से एक ये भी था, तो वो यूलिप था। जलमार्ग, बंदरगाह, शिपिंग, नागरिक उड्डयन, रेलवे, सड़क परिवहन, सीमा शुल्क आदि को एकीकृत करने का कार्य करता है। क्योंकि एक एकीकृत प्रयास है, अतः आपूर्ति श्रृंखला में भी सुधार करता है। तो आप इसको बहुत अंदर नहीं जाके इतना याद कर लीजिएगा कि यूलिप क्या है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्रोग्राम प्लेटफॉर्म। और ये किसके लिए होता है, जो सामान हमारा इधर से उधर होता है उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो ये देख लिया आपने यूलिप। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण वन लाइनर क्या रहे 2, 3, 4 तारीख में। एक ये है, अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय की स्थापना भारत में कहाँ की गई है, इसको आप याद कर लीजिएगा, पुणे में की गई है। कचरा मुक्त शहरों के लिए उद्यमियों सामाजिक उद्यमों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, ये रायपुर। कचरा मुक्त शहरों के लिए ये कोई कर लीजिएगा, और इसमें काफी काम हुआ है ना। तो और ये है सोलर फ्यूल, सोलर ईंधन, सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन स्विस एयरलाइन, ये आप नोट कर लीजिएगा। कचरा वाला ये अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय पुणे, कचरा मुक्त शहरों के लिए सामाजिक उद्यमों पर राष्ट्रीय सम्मेलन रायपुर, और ये आपका सोलर ईंधन का उपयोग करने वाला विश्व की पहली एयरलाइन स्विस एयरलाइन। और एक ये है कौमी वक्फ बोर्ड तरक्याती योजना। कौमी वक्फ बोर्ड आप जानते होंगे। वक्फ बोर्ड क्या होता है ना कि ये मुस्लिम इस्लामिक लॉ के अनुसार इन जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं है ना उनको देखता है। और ये इसके लिए एक एक्ट भी बना हुआ है आपका, वक्फ एक्ट 1954, जिसके कारण एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई थी। क्या क्या सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनी थी 1964 में। एक्ट 1954 का है, बनी है 1964 में है। तो इसका क्या काम होता है कि प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड होते हैं, उनके कामकाज को देखता है और उनमें आपस में समन्वय स्थापित करवाता है। तो इस योजना ये भी एक योजना स्टार्ट हुई, योजना तो काफी पुरानी है लेकिन अभी इसमें काफी इसमें स्पीड अप किया गया है इसको। तरक्याती योजना क्या है, ये जियो टैगिंग से रिलेटेड है। देखिए वक्फ बोर्ड के पास ना बहुत सारी संपत्तियां हैं, तो अब उन संपत्तियों का कैसे एक निश्चित तरीके से उनका रख रखाव हो, है ना, उनका मुद्रीकरण ठीक से हो, और कोई उनपे आवश्यक जो है अतिक्रमण न करे, नकली दावे कोई ना उस पे करे, और उनका एक प्रॉपर नक्शा हमारे पास हो जितनी भी हमारी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं। तो उसके लिए उसकी क्या है, जियो टैगिंग। जियो टैगिंग में क्या होता है, प्रत्येक जो संपत्ति होती है उसका जो है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड दोनों उसमें निर्धारित किए जाते हैं, तो उसकी जियो टैगिंग हो जाती है, यानी कि आप उसको फिर इधर से उधर नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए कब से कब तक करना है, मार्च 2022 से नवंबर 2023 तक सारी प्रॉपर्टीज की जियो टैगिंग करनी है। तो एक कौमी वक्फ बोर्ड तरक्याती योजना है ना, इसको देख लीजिएगा। और लास्ट है, एक पौधे से निर्मित होने वाला पहला कोविड वैक्सीन। पौधे से निर्मित मतलब क्या किया गया है ना कि पौधा पहले इसमें
जो प्लांट्स हैं उन पे वायरस को उगा के वहां से फिर वैक्सीन बनाया गया है। तो ये किया गया है कनाडा में, और इस वैक्सीन का नाम है कोवीफेंज। कोवीफेंज, और ये कंपनी है मेडी कागो। कहाँ की है? कनाडा की। तो इसने इसको बनाया है, तो इसको देख लीजिएगा कि पौधे से निर्मित पहली कहाँ बनी थी, कनाडा में। तो ये आपका हो जाएगा महत्वपूर्ण। ये चार वन लाइनर हैं, इनको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। उसके बाद जैसा हमने कहा था कि हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो आज के लिए क्वेश्चन है सेबी की। आप इसको वीडियो देखें और उसके बाद कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करें। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है, यह आंसर आपको करना है। नंबर 1 क्वेश्चन ये है। और दूसरा है, मैंने बताया था जिसमें लास्ट मेरा जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि इस ई संजीवनी प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है, ई संजीवनी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है। तो ये आपको 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको किस में करना है, कमेंट सेक्शन में करना है। तो दोस्तों ये जो है आपके 2, 3 और 4 मार्च के करंट अफेयर्स थे। जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको इसमें दे दिया है, बाकी आप क्वेश्चन बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूँ डॉक्टर मुकेश, ये है आपका करंट अफेयर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।